A very good morning to all of you. Today I'm giving you more examples of sentences. They are wrong. You have to correct them. These sentences are based on pronouns and adjectives. In these sentences, you will find the errors regarding adjectives and pronouns. So, what are they? Let's see. The first sentence, I, you, and he went to Delhi. So, what is wrong here? As you know, in English grammar, there are three persons: first person, second person, and third person. First person is I, we, second person, you, and third person, he, she, it, they. So these are the persons used in English grammar. So आपने देखा होगा सब्जेक्ट में या तो फर्स्ट पर्सन दिया होता है, या तो सेकंड पर्सन दिया होता है, या तो थर्ड पर्सन दिया होता है जिसके द्वारा कोई काम हुआ हो। या तो वो फर्स्ट पर्सन है, या तो वो सेकंड पर्सन है, या तो वो थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पहले सेंटेंस में हम देख रहे हैं आई, यू एंड ही। इट मीन्स ऑल पर्सन्स आर गिवन हियर। यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई, यू एंड ही। ये इसका सब्जेक्ट हुआ। तो इस सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। कौन कौन? देखिए, आई कौन सा पर्सन हो गया? ये फर्स्ट पर्सन हो गया। यू कौन सा हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। और ही क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल, when first person, second person and third person, they all are given, so there is some order to write. उन्हें लिखने का एक ऑर्डर होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में हमें उन्हें लिखना चाहिए। तो उसका ऑर्डर क्या होता है? प्रॉपर ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, मतलब अपनी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले बाकी के लोग आएंगे। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद में फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद में फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। सबसे लास्ट में हम अपनी बात करेंगे। तो इस सेंटेंस में प्रॉपर ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए और फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो सेकंड पर्सन कौन है? यू। सबसे पहले लिखेंगे यू। अब यू के बाद फिर थर्ड पर्सन कौन है? ही। यू कॉमा ही। एंड अब सबसे लास्ट में हम लिखेंगे आई। तो यू, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। अब अगर इसमें कोई सपोज कर लीजिए इसमें कोई एब्सेंट होता, मान लीजिए आई नहीं होता, यू ना होता या ही ना होता, तो लिखने का ऑर्डर जो है वो सेम ही रहता। इन केस अगर ही ना होता तो हम कहते हैं यू एंड आई। अगर मान लीजिए यू ना होता तो कहते हैं ही एंड आई। इस तरह से हम लिखते हैं सेंटेंस को। अब हम सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन की एरर है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वन। अब वन कौन है? वन कोई भी हो सकता है। वन बॉय भी हो सकता है, वन गर्ल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वन तो किसी के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर इसका जो पजेसिव जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? हिज दिया हुआ है। तो हर किसी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है वन और इसका पजेसिव दिया हुआ है हिज। तो वन का पजेसिव हिज नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं हिज जो होता है वो ही का होता है, या किसी सिंगुलर अगर वो कोई मैस्कुलिन जेंडर में है तब वो हिज आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वन है तो वन का पजेसिव केस हिज नहीं होगा। वन का पजेसिव केस होता है वंस। क्या होता है? वंस। तो यानी कि अगर सब्जेक्ट वन लिखा हो तो उसका पजेसिव जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वंस होगा। तो सेंटेंस बनेगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ओके, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू, यानी कि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं ही
अगर हमें अपने ऊपर जोर देना है कि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इट इज़ का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। लेकिन इट इज़ के बाद ये जो यहाँ पे मी लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट है और हमें यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट होता है आई। तो यहाँ पर होना चाहिए था इट इज आई, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, यानी कि मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इट इज आई हु कैन हेल्प यू। तो मी रॉन्ग है, मी की जगह पे क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वी एंजॉयड इन द फेयर। फेयर में मतलब मेले में हम लोगों ने एंजॉय किया, हम लोगों ने खूब मजा किया। तो देखिए, अगर एंजॉय के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैंने मेले में जो है राउंड अबाउट को एंजॉय किया, किसी झूले को एंजॉय किया, तो आई एंजॉयड द राउंड अबाउट, या आई एंजॉयड अ मूवी, या कोई भी चीज़ जो आपने डायरेक्टली एंजॉय की तो आप लिख सकते हैं वी एंजॉयड इट। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या एंजॉय किया ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने फेयर में एंजॉय किया। तो ऐसे केस में अगर एंजॉय वर्ड आया है तो एंजॉय के साथ में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट न दिया हो तो एंजॉय के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगाते हैं। जैसे वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्व्स। जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देमसेल्व्स। तो उसी तरह से वी का क्या होता है? आवर सेल्व्स। तो वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एंजॉयड के बाद में वर्ड होना चाहिए था आवर सेल्व्स। तो वी एंजॉयड आवर सेल्व्स इन द फेयर। हम लोगों ने मेले में एंजॉय किया। वी एंजॉयड आवर सेल्व्स इन द फेयर। जैसे आपके यहाँ घर में कोई गेस्ट आया, आप उससे कहते हैं आप लोग एंजॉय करिए, तो आप क्या कहते हैं? एंजॉय योर सेल्फ। आप लोग बोलते हैं ना एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय करिए। तो अगर वर्ब एंजॉय है तो उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड। अब ये तो जानते ही हैं कि नाइदर है या आइदर है, ये हमेशा दो के लिए आता है, जहाँ पर दो लोग हैं। तो दो लड़कों में से, नाइदर मतलब दो लड़कों में से कोई नहीं, दो लड़कों में से, उन दो लड़कों में से कोई भी गुड नहीं है, उन दो लड़कों में से कोई भी अच्छा नहीं है। तो नाइदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड की आर गलत है, यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, और वो सिंगुलर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर का सिंगुलर क्या होता है? इज। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज good. Okay, now we come to next sentence. No less than 5 boys can do this work. Less का मतलब होता है कम होना, no less than मतलब 5 लड़कों से कम नहीं, मतलब 5 से कम लोग इस काम को कर नहीं सकते हैं। 5 से कम लड़के इस काम को नहीं कर सकते हैं, ये इसका सेंस बना। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या ये सेंटेंस सही है? तो यहाँ पर देखिए 5 बॉयज, ये 5 बॉयज काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, आपको ये देखना है। क्यों? क्योंकि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल, और जिनको हम नहीं काउंट कर सकते हैं वो होते हैं अनकाउंटेबल। तो रूल ये है कि ये जो लेस वर्ड आया है, ये लेस वर्ड उनके लिए आता है, ये कम उसके लिए आता है जो अनकाउंटेबल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बॉयज को तो काउंट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लेस जो कि क्वांटिटी शो करता है, नंबर शो नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर लेस जो है वो गलत है। यहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो आपको लाना है। तो लेस जो कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसी की कंपैरेटिव डिग्री में जो नंबर को शो करे वो होता है फ्यूअर। क्या वर्ड होता है? फ्यूअर। तो नो लेस देन की जगह पर क्या
जाएगा नो फ्यूअर देन, ठीक है, नो लेस देन की जगह क्या कर देंगे, नो फ्यूअर देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। क्यों? क्योंकि 5 बॉयज 5 लड़के काउंटेबल हैं, तो उससे कम नहीं, तो कम के लिए क्या आएगा, फ्यूअर वर्ड आएगा। फ्यूअर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए उसके बाद में अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द सेवेंथ वन इज दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट ऑफ द टू। अब देखिए यहाँ पर दो लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं, उसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सरल है। आप जानते हैं इजी, इजियर, इजीएस्ट, ये 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर देखिए द इजीएस्ट ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री तब यूज़ होती है जब 2 से ज़्यादा हो। जैसे ये चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी है, तब तो हम सीधे सीधे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कहना है कि ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से ज़्यादा सरल है, तो कहेंगे दिस क्वेश्चन इज ईजियर दैन दैट वन, दिस क्वेश्चन इज ईजियर दैन दैट वन। क्योंकि 2 क्वेश्चन थे तो उसमें से ये उससे ज़्यादा आसान है, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, ईजियर का यूज़ करेंगे। तो जब 2 ही क्वेश्चन है तो फिर ईजिएस्ट कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ईजिएस्ट तो तब होगा जब 2 से ज़्यादा होते हैं। अब चूंकि 2 ही हैं तो 2 में ये क्वेश्चन ज़्यादा सरल है और वो क्वेश्चन कम सरल है, इसीलिए ईजिएस्ट की जगह पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ईजियर। दिस क्वेश्चन इज ईजियर ऑफ द टू। अब देखिए 7th जैसा ही एक 10th सेंटेंस भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द गर्ल इज द क्लेवरर ऑफ द 3। अब देखिए क्लेवरर दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री जो है वो किस में आएगी, 2 लोगों के लिए आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, कि 3 में ये लड़की ज़्यादा चालाक है, तो 3 में ज़्यादा चालाक है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए था, इसीलिए द क्लेवरर लिखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 लड़कियों की बात हो रही है और 3 लड़कियों में ये लड़की ज़्यादा चालाक है, तो यहाँ पर दिस गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द 3। तो जब 2 हो तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री और 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर बेटा? अब हम लोग 8th सेंटेंस को देखते हैं। माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। मेरा घर ज़्यादा बड़ा है मेरे अंकल से। तो मेरे अंकल के साइज की बात हो रही है क्या यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरे अंकल से ज़्यादा बड़े हैं? एक्चुअली सेंटेंस में ये कहना चाहिए था कि मेरे अंकल का जो घर है वो कम बड़ा है और मेरा घर ज़्यादा बड़ा है, ये आपको कहना चाहिए था। तो चूंकि यहाँ पे माई अंकल से तो कंपैरिजन हो नहीं रहा है, यहाँ पर माई अंकल के हाउस से कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है, आपको कहना चाहिए मेरे अंकल के घर से बड़ा है, तो इसीलिए देन के बाद में क्या होना चाहिए, माई हाउस इज बिगर देन द हाउस ऑफ माई अंकल। अब चूंकि हाउस 2 बार आ गया, तो यहाँ पर हाउस के लिए आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। तो ये दैट किसके लिए आया, माई हाउस के लिए आया। यहाँ पर आप लिख दीजिए देन दैट ऑफ माई अंकल। माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल, नॉट माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। माई अंकल के पहले आपको क्या लिखना है, देन के बाद आपको क्या लिखना है, दैट ऑफ। क्या लिखना है, दैट ऑफ। अब जैसा आपने 8th सेंटेंस देखा है, ऐसा ही 9th सेंटेंस की, द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, यानी कि कोलकाता की जो सड़कें हैं, कोलकाता की जो रोड्स हैं, और वाइडर देन वाराणसी, वो ज़्यादा चौड़ी हैं। कहाँ से, वाराणसी से। तो वाराणसी से चौड़ी है या वाराणसी की रोड से चौड़ी है, यहाँ भी वही बात आ गई कि स्ट्रीट जो है कोलकाता की, तो स्ट्रीट्स का कंपैरिजन हो रहा है, ना कि शहर का। कोलकाता वाराणसी में कंपेयर नहीं हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है जो कोलकाता की जो स्ट्रीट्स हैं, कोलकाता की जो रोड्स हैं, उनका कंपैरिजन हो रहा है किससे, वाराणसी की रोड से। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी, क्या यहाँ पे दैट के बाद दैट ऑफ लगा सकते हैं?
आप सोचे कहें कि द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दैट ऑफ वाराणसी, तो देखिए यहाँ पर दैट ऑफ अगर आप लगाएंगे तो ये दैट यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा? उसका रीज़न ये है कि जो पहला सेंटेंस आपने लगाया था दैट, उसमें सब्जेक्ट था माई हाउस। माई हाउस क्या था? सिंगुलर था। तो सिंगुलर अगर है तब तो दैट ऑफ सही है, लेकिन स्ट्रीट्स क्या है? ये है प्लूरल। तो जब प्लूरल होगा तो दैट के बाद में यहाँ पर दैट ऑफ गलत हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ, ये क्या हो जाएगा? देन। अब दैट का प्लूरल यहाँ पे क्या यूज करेंगे? दोज। तो द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी। सो ये 10 सेंटेंसेस आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी एक्सरसाइजेस जो हैं आप लोग अपनी बुक से करिए, एंड इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।